1857 की क्रांति पर आ जाते हैं। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के लिए इससे पहले जो आंदोलन होते रहे, एक तो बहावी आंदोलन वगैरह छोटे छोटे, या कूका आंदोलन, ये छोटे छोटे होते रहे। बड़े आंदोलन के रूप में ये पहला आंदोलन था भारत में जो सैनिकों, जो भारतीय लोगों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए किया। अभी तक जितने भी विद्रोह हुए वो सत्ता पलटने के लिए नहीं हुए, वो अपनी बात को मनवाने के लिए हुए कि साहब हमारी बातें, हमारी मांगे मान लो, या हमारी बात मानो, या हमारे साथ कोऑपरेट करो, या हमारे धर्म को बचाए रखो, या हमारी जमीन को छोड़ दो, ऐसे करके हुए। इस बात को लेकर नहीं हुए कि सत्ता यहां से हटा लो। 1857 का जो इंडिपेंडेंस वॉर है, ये पहला वॉर है जो संगठित रूप से एक बड़े भूभाग पर हुआ और इसमें कई एक तरह के लोग शामिल हो गए। इस विद्रोह को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, वो चाहो तो लिख लीजिए। इस विद्रोह को सिपाही, पूर्णतः सिपाही विद्रोह के नाम से जॉन लॉरेंस ने कहा। उस समय सेनानायक हुआ करता था ये अंग्रेजों का। पूर्णतः सिपाही विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने कहा यह एक स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम, ये ईश्वरी प्रसाद ने कहा। स्वतंत्रता संग्राम, आप चाहें तो इनको ऐसे लिख लीजिए, देखिए एक लाइन खींचिए और एक तरफ नाम और एक तरफ कहने वाले का नाम। तो पहले आप लिखें ईश्वरी प्रसाद और राइट हैंड में लिखें स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने कहा। ईश्वरी प्रसाद राइट हैंड में लिख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम कहा इन्होंने। बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली, इसने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा, इसने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम, और दूसरा इसका साथी है डब्ल्यू टेलर। इसने कहा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। LIR रीज, अगला राइटर है LIR रीज, ये कहता है ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। TR होम्स ये कहता है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, TR होम्स कह रहा है। वीर सावरकर, इनका पूरा नाम होता था VD सावरकर के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम लोग इंडिपेंडेंस वॉर पढ़ेंगे तो आधुनिक इंडिपेंडेंस वॉर या फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें वीर सावरकर बहुत बड़ा रोल प्ले करते दिखाई देंगे। तो वीर सावरकर ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। RC मजूमदार बोलते हैं, RC मजूमदार, एक ही राइटर लिखना है चाहे उसी वहीं पे लिख लीजिए। RC मजूमदार बोलते हैं 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। देखिए 1857 का जो विद्रोह है
उस विद्रोह के कुछ कारण रहे होंगे, तो सबसे पहले हमको कारण, एक ही बात आती है, कारण, एक्सटेंट और परिणाम, तीन चीजें होंगी कि कारण क्या था, कहां तक, कितनी स्थिति तक, स्थिति क्या कहां तक पहुंची, और उसके बाद में परिणाम क्या निकले। तो कारणों के मामले में अगर हम कहें तो खास तौर से तीन कारण बनते हैं, खास तौर से तीन कारण बनते हैं। एक तो राजनीतिक कारण रहे होंगे, पॉलिटिकल कॉज होंगे, दूसरा आर्थिक कारण रहे होंगे, इकोनॉमिक कॉज बने होंगे, और तीसरा धार्मिक कारण रहे होंगे, यानी कि रिलीजियस कॉजेस रहे होंगे। अगर हम उससे ज्यादा कुछ देखें तो चूंकि इसमें स्वतंत्रता, वो सैनिक शामिल थे, तो सैनिक कारण रहे, और सामाजिक कारण। इस प्रकार पांच मेन कारण बने। क्या क्या? एक कारण तो राजनीतिक कारण बना, आर्थिक कारण बना, धार्मिक कारण बना, सैनिक कारण बना, और सामाजिक कारण बना। इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ क्षोभ आया होगा। क्षोभ से मतलब है कि डिस्टरबेंस किया होगा। तो जो भी डिस्टरबेंस इन सभी जगह पर हुआ होगा, उस डिस्टरबेंस का परिणाम यह आंदोलन रहा होगा। देखिए क्या है। राजनीतिक कारण पर हम लोग आ जाते हैं। राजनीति के मामले में अब भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी हो चुका था, लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी ने एक पॉलिसी निकाली जिसको हड़प नीति के नाम से जानते हैं। डलहौजी की हड़प नीति। और ये हड़प नीति को अगर वो कहता था तो वो कहता था गोद निषेध प्रथा, प्रोहिबिशन ऑफ एडॉप्टेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेड क्या इसने फॉर्मूला बनाया? इसने कहा जिस राजा के या जिस शासक के अपनी संतान नहीं है, उसका राज्य ब्रिटिश भारत में मिला दिया जाए। गोद लिए हुए बच्चे को शासक नहीं बनाया जा सकता। देखिए भारत में, ब्रिटिश भारत तो हुई, जो भारत तो पूरा अंग्रेजों के कब्जे में ही था, लेकिन अभी जो छोटी छोटी रियासतें थी, वो रियासतों से अंग्रेज टैक्स ले रहा था और उनको बिठा रखा था, वहां के राजा को बिठाया था और उनसे टैक्स ले रहा था। अब डलहौजी जब आया तो डलहौजी ने एक नीति अपनाई। वो चाहता था कि अब सीधा कंट्रोल मेरा हो देश पर। अब ये राजाओं का भी चक्कर धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। तो राजाओं का चक्कर समाप्त करने के लिए उसने सबसे पहला फॉर्मूला निकाला कि एडॉप्टेशन प्रोहिबिट कर दिया जाए। कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बन सकता। राजा मरा तो राजा के मरते समय जो भी उसका उत्तराधिकारी है अगर तो बैठेगा, अदरवाइज अगर उसका उत्तराधिकारी ने उसके बच्चे नहीं हैं तो वो राज्य हम कब्जा कर लेंगे सीधा और वहां पर राजा समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह के जो राज्य थे उसमें सतारा, झांसी, बरार, नागपुर, संभलपुर, ये क्षेत्र थे जहां पर इस कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कायम करने का प्रयास किया। इसके अलावा डलहौजी ने अवध और हैदराबाद पर यह कहा कि साहब यहां पर कुशासन है बहुत। यहां पर कुशासन से मतलब कि जो यहां के राजा या नवाब बैठे हैं वो नवाब सही से शासन नहीं कर पा रहे। अवध से मतलब लखनऊ से है। अवध की जो राजधानी हुआ करती थी वो फैजाबाद हुआ करती थी और लखनऊ उस राज्य में आता था। लखनऊ बाद में राजधानी ट्रांसफर हुई। तो अवध की पुरानी राजधानी फैजाबाद है और फिर अवध की बाद में राजधानी लखनऊ बनी। तो अवध के नवाब और हैदराबाद के नवाब, इनको भी हटा दिया गया सत्ता से और इनकी सत्ता भी कब्जे में कर ली गई, ये कहते हुए कि ये कुशासन है। जबकि कुशासन या माल एडमिनिस्ट्रेशन फैलाने वाले स्वयं अंग्रेज थे। ये सब बिछाया जाल अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने ही जाल बिछाया और अंग्रेजों ने ही वहां व्यवस्था फैलाई, क्योंकि आफ्टर ऑल सैनिक वैनिक तो सब अंग्रेजों के ही थे। तो अंग्रेजों ने ही व्यवस्था फैलाई और बाद में आरोप लगा दिया राजा पे, यानी कि नवाब पे, और नवाब पे आरोप लगा के कहा कि अब तुम हटो, हम सीधा प्रशासन देखेंगे, तुम ठीक से देख नहीं पा रहे हो। ये कारण रहा। अच्छा, जब अवध से ये इन्होंने अवध को अपने कब्जे में किया तो उस समय कंपनी में लगभग 7,500-8 हजार सैनिक अवध के हुआ करते थे। कंपनी में 7,500-8 हजार सैनिक अवध प्रांत से थे। तो अवध की सत्ता हटाने से इन सैनिकों में बड़ा क्षोभ आया
इन सैनिकों को बड़ा प्रॉब्लम हुई, बड़ा इनको लगा कि हम तो सब समाप्ति हुए जा रहे हैं, अभी तो हम अवध से सेना, अवध के नवाब ने हमको सैनिकों में भर्ती किया और अवध का नवाब ही नहीं रहे तो हम कौन रहे। वहां से अव्यवस्था फैली। अभी क्या किया उसने कि पंजाब और सिंध को अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया, पंजाब और सिंध को अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया। पुराने राजाओं के नवाबों ने जिनको पेंशन्स दे रहे थे और जिनको पदवियां दे रखी थी वो सब समाप्त कर दी। भाई राजा क्या करते थे, राजाओं के लिए जो लोग सेवा करते थे, जिनके परिवार राजाओं के साथ काम करते थे, उनको वो पेंशन देते थे, तो पेंशन उनकी समाप्त कर दी गई। उनको कुछ पद दे दिए जाते थे, कुछ जमीनें दान में दे दी जाती थी, कुछ टैक्स फ्री जमीनें दे दी जाती थी। तो वो सब सिस्टम अंग्रेज ने खत्म कर दिया, क्योंकि अंग्रेज, डलहौजी आया किस लिए था, वो तो सिर्फ हड़प नीति अपना रहा था कि सब हड़प ले आए, किसी तरह से सब कुछ हम खा जाएं। तो जो भी टैक्स वसूली जिन पर नहीं हो रही थी, जो राजाओं ने दे रखे थे, जब राजा ही नहीं रहा तो फिर पद तो सब समाप्त हो गए। तो इस प्रकार उनको समाप्त किया। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल था भारत में, उसने एक और अनाउंसमेंट कर दिया। उसने कहा कि मुगल बादशाह, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तक वो मुगल सम्राट के नाम से सत्ता चला रहे थे। उन्होंने कहा मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाएगा और बहादुर शाह जफर के मरने के बाद, जब तक बहादुर शाह जफर जिंदा है तब तक तो वो पद पर रहेगा, उसके बाद पद समाप्त कर दिया जाएगा और सीधा सीधा कंपनी का शासन हो जाएगा। अब मुगल बादशाह का भी बीच में जरूरत नहीं है। ये कैनिंग ने किया। और साथ में उसने ये अनाउंसमेंट किया कि मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास कोई छोटे स्थान पर, छोटा किला बना होगा पुराना, उस स्थान पर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और पेंशन दे दी जाएगी, वहां खाए पिए और पड़ा रहे। अब सम्राट के नाम से सत्ता नहीं चलेगी, सत्ता अब अंग्रेज के नाम से डायरेक्ट चलेगी। और लाल किले में भी अब इसका कब्जा नहीं रहेगा। अभी तक तो लाल किले में ये पड़ा था, तो लाल किले में भी इसका कब्जा नहीं रहेगा और इसको वहां भेज दिया जाएगा। ठीक। सरकारी नौकरियों में भी इस प्रकार का सिस्टम उन्होंने अपनाया कि अंग्रेजों को अलग तरह से ट्रीट करते थे और भारतीय सैनिकों को अलग तरह से ट्रीट करते थे। ये सब राजनीतिक कारण रहे, जो पॉलिटिकल कॉजेज हैं, ये सब वो पॉलिटिकल कॉज थे जिनकी वजह से एक क्षेत्र विशेष में असंतोष फैल गया। दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में क्या किया कि भारत का जो सूत था, जो कॉटन था, वो भारतीयों को अंग्रेजों के हाथ बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि आपको कॉटन अंग्रेज को बेचनी पड़ेगी, और कॉटन को अंग्रेज ले जाकर बनाता था और फिर भारतीय बाजार में बेचता था। अब क्या हुआ, इस बात पर 1834-35 में यहां का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने क्या लिखा, कहता है कि व्यापार के इतिहास में इससे ज्यादा कष्टपूर्वक कोई काम नहीं था, कोई उदाहरण नहीं है। इस प्रकार का व्यापारिक इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। भारत का मैदान सूती कपड़ा बुनने वालों के अस्थिपंजरों से भरा पड़ा है। उसने कहा कि भारत का मैदान सूती कपड़ा के जो बुनकर हैं भारत में, उन बुनकरों के अस्थिपंजरों से भरा पड़ा है। का मतलब है कि हमने भारत के जो सूती कुटीर उद्योग है, वो कुटीर उद्योग पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और अब भारत में केवल अंग्रेजी कपड़ा बिकता है। और कर्मचारियों को क्या होगा, बोले इनके अस्थिपंजर पड़े पड़े सब मर गए हैं, ये भूखों मर रहे हैं और इनके अस्थिपंजर पड़े हैं पूरे भारतीय मैदान पर। इस प्रकार उसने इन पर बैन लगा दिया। इनाम की जितनी भूमियां हुआ करती थी या दान की जितनी भूमियां हुआ करती थी, उन भूमियों को समाप्त कर दिया। जमींदारों और ठेकेदार जो उन्होंने पहले बिठाए थे, जमींदार ठेकेदारों को साइड कर दिया। अब डायरेक्ट वसूली अंग्रेज करेगा। भारत के जो किसान हुआ करते थे, किसानों से टैक्स बढ़ा दिए, तो किसानों की दयनीय दशा बना दी। अब किसान के पास धन नहीं बचा। और बाद में उन्होंने जो एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त, वो स्थायी बंदोबस्त रैयत वाली प्रणाली शुरू की। स्थायी बंदोबस्त रैयत वाली प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त रैयत वाली प्रणाली किसानों के लिए
बिल्कुल विपरीत सिद्ध हुई, किसानों को पैदल कर दिया। आगे धार्मिक कारण। भारत में उनकी दृष्टि में, अंग्रेजों की दृष्टि में भारत में हिंदू और मुसलमान निम्न जाति के लोग होते हैं और उनको कैसे क्रिश्चियन बनाया जाए उनको कैसे क्रिश्चियन बनाया जाए, इस बात के लिए वो काम करने लगे। और भारत में क्रिश्चियन एजुकेशन, क्रिश्चियन सिस्टम, क्रिश्चियन में तब्दील करने के लिए उन्होंने दुनिया भर की रियायतें खोल दी। देखिए, कोई भी शासक अगर शासन करना चाहता है तो धार्मिक कारण एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से कोई शासक टिक नहीं पाता, क्योंकि धर्म के नाम पर पूरा का पूरा देश एकजुट हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया था, अंग्रेजों ने भी वही किया। अंग्रेजों ने कोशिश की कि भारत में ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन हो जाएं, और जितने क्रिश्चियंस हो जाएंगे भारतीय, वो फिर मेरे अनुसार चलने लगेंगे, हमारी संस्कृति को अपना लेंगे, तो ये धर्म के नाम पर इकट्ठे नहीं होंगे कभी। तो उन्होंने इस प्रणाली को अपनाने के लिए भारत में मिशनरियों की एंट्री लगवा दी। तो अब वहां से पादरी परमिशन लेके भारत में काम करते थे आके, और भारत में सरकारी नौकरियों में जो ईसाई हो जाते थे उनके लिए आरक्षण कर दिया गया था, और ईसाइयत के नाम पर उनकी सैलरियां बढ़ा दी गई थी। ऐसा नहीं कि उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करते थे, वो मानते तो इनको काली चमड़ी वाले थे, वो इनको काली चमड़ी का लोग, काली चमड़ी वाले कहते थे, लेकिन फिर भी ये उनके परस्त हो जाएं और इनका समाज इनको छोड़ दे, इसलिए उन्होंने ईसाइयत को बढ़ावा देते हुए उनको अपने यहां बुलाया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो उस समय कंपनी का अध्यक्ष, कंपनी का प्रेसिडेंट हुआ करता था मैगल्स, कंपनी का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था मैगल्स, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया था। मैगल्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जवाब दिया था, एक भाषण दिया था। उसने कहा था कि देव योग से मतलब बाय द डिवाइन पावर, देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिल गया। देव योग से, डिवाइन पावर से, ईश्वर की कृपा से भारत का जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, वो ब्रिटेन को मिल गया है, ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाई जा सके। और उसने कहा कि ब्रिटेन के प्रत्येक व्यक्ति को भारत को ईसाई बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रत्येक व्यक्ति को भारत को ईसाई बनाने में पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए, ताकि पूरे संसार में एक छोर से दूसरे छोर तक ईसाईयत को बढ़ाया जा सके। ये उसने उस समय कहा था। एक और कारण था कि धर्म के नाम पर गौहत्या, और एक एक्ट उन्होंने पास किया था 1850 में, जिसको कहा गया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेंसिपेशन एक्ट। इमेंसिपेशन एक्ट, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। क्या होता था कि इससे पहले अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता था तो उसकी जमीन उसको नहीं मिलती थी, यानी कि उसकी पैतृक संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता था। अंग्रेजों ने एक्ट पास किया और कहा कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो भी उसको अपनी पैतृक संपत्ति वैसे ही मिलेगी जैसे पहले मिलती थी, धर्म परिवर्तन ना किया होता तो भी। धर्म परिवर्तन क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य ये रहा होगा कि आप ईसाई अगर हो जाएं तो लोगों को लालच देना है ईसाई के नाम पर कि ईसाई हो जाओ तुम्हें पद देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब वो कहने लगा कि साहब हमारी जमीन छूट जाएगी, हमारे पास जमीन ऑलरेडी है, हमारे पिता की जमीन है, वो हमको मिलेगी, हम क्यों तुम्हारे प्रलोभन में आए? तो उन्होंने कहा तुम्हें वो भी मिलेगी और ये भी मिलेगा। वो मिलने के लिए कानून बदलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू से अगर कोई दूसरी जाति में जाता था तो हिंदू धर्म उसको अडॉप्ट नहीं करता था और उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था धर्म परिवर्तन पर। तो उन्होंने कहा साहब हम ये जो निर्योग्यता है वो हम समाप्त करे दे रहे। तो उन्होंने निर्योग्यता अधिनियम पारित कर दिया। ठीक, कुल मिलाकर उन्होंने जितने कानून बनाए उन कानूनों के माध्यम से कोशिश ये की कि ज्यादा से ज्यादा लाभ ईसाइयों को मिले। ठीक है। सामाजिक कारण,
गोरे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते थे और भारत को काली चमड़ी वाला कहते थे। भारतीयों को काली चमड़ी वाले कहते थे, काली चमड़ी वाले जानवर, काली चमड़ी वाले जानवर कहा करते थे कि ये जानवर हैं काली चमड़ी के, ऐसा हमको बोला करते थे। और बेंटिक ने, जब विलियम बेंटिक भारत में आया तो उसने कुछ बाल हत्या, नर हत्या, सती प्रथा, बाल हत्या, नर हत्या, सती प्रथा जो भारत में उस समय पर विराजमान थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया। विधवा विवाह को शुरू करने का प्रयास किया। और ईसाईयत के प्रचार के लिए अंग्रेजों ने रेल और डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था और तार व्यवस्था, रेल, डाक और तार, तार मतलब ट्रंकॉल, वो क्या बोलते हैं, ट्रंकॉल बोलते हैं अंग्रेजी में तार को। हाँ, ये व्यवस्थाएं उन्होंने शुरू की कि ईसाईयत को कैसे जल्दी से जल्द फैलाया जा सके। और भारत की जो सभ्यता थी, भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो भाषा थी, उसको निकृष्ट भाषा घोषित कर दिया गया और अब अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति को सर्वोच्च घोषित कर दिया गया। और जो लोग इस भाषा, इस संस्कृति को अडॉप्ट करने वाले थे उनको सरकारी नौकरियों में बढ़ावा दिया गया। जो बौद्धिक वर्ग भारत का था, बौद्धिक वर्ग से मतलब जो धार्मिक लोग थे और बौद्धिक आधार पर कुछ काम किया करते थे, उनको कठोर कारावास दिए गए और दंड दिए गए। जो धर्म के नाम पर, जो ईसाई धर्म का विरोध करते थे, उनकी गिरफ्तारी होकर उनको कठोर दंड से नवाजा जाता था और उनको दंड दिया जाता था। ये भारत में सामाजिक कारण रहे आंदोलन के। अब सैनिक कारण, पहला तो ये होता था कि सैनिकों से, भारतीय सैनिकों को निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता था। भारतीय सैनिक बहुत लोअर वैल्यू होती थी और अंग्रेज सैनिक महान माने जाते थे। इसके अलावा भारत में जो सैनिक हुआ करते थे उनको कहीं भी और कोई भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इवन मल मूत्र को साफ करने के लिए भी भारतीय सैनिकों को मजबूर किया जाता था। थे तो वो सेना में, लेकिन उनको कोई भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। भारत के लोगों, भारत का जो हिंदू सैनिक होता था वो तिलक और पगड़ी नहीं पहन सकता था। अंग्रेजी यूनिफॉर्म पहनना चाहिए था उसको, और हेलमेट लगाता था। तो उसको तिलक लगाने तक पे बैन लगा दिया गया कि तुम तिलक लगाकर सेना में काम नहीं कर सकते, तुम अपनी पगड़ी नहीं पहन सकते। और तिलक और पगड़ी ये भारत की परंपरात्मक व्यवस्था थी, इस पर बैन लगा दिया गया। एक एक्ट पास किया कैनिंग ने 1857 में, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, सेवा भर्ती अधिनियम। इसको सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के नाम से हिंदी में जाना गया। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का मतलब होता था कि जो भी सैनिक भारत में काम करेंगे उन सैनिकों को कोई भी काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, यहां तक मलमूत्र भी साफ करवाया जा सकता है। क्योंकि ये ब्लैकी इंडियन थे और इनको तो काला जानवर कहा जाता था, ये काले जानवर थे, तो इनसे तो कोई भी काम करवाते थे अंग्रेज। तो सेना में असंतोष फैल गया। एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इन सब सिचुएशंस के बावजूद, ये सब कुछ सिचुएशन मेंटेन थी, इन सब सिचुएशनों के बावजूद एक इनफील्ड राइफल हुआ करती थी। उस राइफल में जो कारतूस पड़ता था, वो कारतूस का जो ऊपर टैग था उसमें चर्बी लगती थी और वो चर्बी दांत से उखाड़नी पड़ती थी। जैसे आप सेल लाते ना, सेल के ऊपर एक प्लास्टिक लगी होती है, वैसे ही कारतूस के ऊपर एक सील लगी होती थी। वो सील चर्बी की बनी होती थी, तो वो सील को दांत से तोड़ना होता था, तब वो राइफल में भरती थी, तब वो चलती थी।
तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ था। चूंकि हिंदू धर्म के लोग तो चमड़ी छूना भी नहीं पसंद करते हैं, वो दांत से खींचना होता था। तो ये एक मेन कारण रहा। इसमें सबसे पहले विरोध करने वालों में मंगल पांडे था। इनमें सबसे पहले विरोध करने वालों में मंगल पांडे था, जो बैरकपुर छावनी में काम करता था। 1857 की 29 मार्च 1857 को इसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को आसानी से दबा लिया गया, लेकिन इसकी सैनिक, चूंकि और सैनिकों में भी अराजकता फैल गई, तो इस टुकड़ी को भंग करके इनके सैनिकों को अलग अलग जगह पोस्टिंग कर दी गई। इनकी टुकड़ी को भंग करके अलग अलग जगह इनकी पोस्टिंग कर दी गई। धीरे धीरे करके विद्रोह और टुकड़ियों में भी होता गया। तो खुला विद्रोह इसका हुआ है 10 मई 1857, 10th of May 1857 को शाम को 5-6 बजे खुला विद्रोह शुरू हो गया। उस दिन संडे था। मंगल पांडे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और उसने 2 अधिकारियों के गोली मार दी। एक तो जनरल बाग था, उसके गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी गोली मारकर। और हियर से एक अधिकारी था, उसको गोली मार दी। वो मरा नहीं, लेकिन उसको गोली लग गई। 10 मई को मेरठ में यह आंदोलन शुरू हुआ। हुआ क्या था, बैरकपुर में पोस्टेड था ये पहले। बैरकपुर में जब इसने ये सब ड्रामाबाजी कर दी मार्च में, तो इसको वहां, चूंकि वो सैनिक टुकड़ी भंग कर दी गई ताकि ये सैनिक इकट्ठे नहीं रहे, इनके बीच में सब खत्म हो जाए, अलग अलग जगह पोस्टिंग कर दी। अब उसको मंगल पांडे को उठाकर मेरठ अपॉइंट कर दिया गया, और मेरठ में भी उसने वही किया। अब की बार मेरठ में उसने सीधे गोली मार दी। उस चर्बी वाले कारतूस से जो मुंह में लगाना होता था, उसने सीधी गोली मार दी। एक तो ब्राह्मण आदमी, कैसे छुए चर्बी, तो उसने सीधे अधिकारी को ही गोली मार दी जो प्रेस कर रहा था कि तुमको चर्बी वाला कारतूस खोलना पड़ेगा। और 10 मई को आंदोलन शुरू हुआ। 11 मई को इन्होंने मेरठ पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये सैनिक, क्योंकि सैनिक तो भारतीय थे सर, हथियार सैनिकों के पास थे, तो इनने जाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को इन्होंने मनाने का प्रयास किया। बहादुर शाह जफर तो अब किले में था, चूंकि दिल्ली पर कब्जा हो गया। दिल्ली पर कब्जे का मतलब हो गया कि बहादुर शाह जफर भी मिला होगा। जब दिल्ली पर कब्जा ही हो गया तो सैनिक, अंग्रेज तो सैनिक भाग गए वहां से। बहादुर शाह जफर को इन्होंने तैयार कर लिया कि आप हमारा नेतृत्व करिए, आप सम्राट हैं। बहादुर शाह जफर ने उस समय एक फरमान जारी कर दिया। बहादुर शाह जफर के फरमान के बाद पूरे उत्तर भारत में एक क्रांति टाइप की आ गई, लेकिन पंजाब और हरियाणा और कश्मीर नहीं शामिल हुआ। पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और सिंधिया, उत्तर भारत में इधर इस क्षेत्र में ग्वालियर के सिंधिया शामिल नहीं हुए। इसलिए उस समय के जो गवर्नर जनरल था, उसने कहा भी था कि अगर सिंधिया और शामिल हो गया होता तो भारत छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और सिंधिया ने कर दी मदद, हैदराबाद वालों ने मदद कर दी, उधर बंगाल वालों ने मदद कर दी, इधर पंजाब और हरियाणा वालों ने मदद कर दी अंग्रेजों की। तो अंग्रेज तो दिल्ली से भाग गया था। अंग्रेज ने तो 3 महीने बाद दिल्ली पर पूर्ण रूप से कब्जा कर पाए, जब वो पंजाब से सैनिक ले आए और पंजाब के सैनिकों ने उनकी मदद कर दी, तब वो इधर इस क्षेत्र में दोबारा अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। अदरवाइज ये पूरा का पूरा उत्तर भारत इंक्लूडिंग दिल्ली, और दिल्ली तो उस समय सिंबल हुआ करता था पूरे देश का। दिल्ली जिसके कब्जे में होती थी वो बादशाह होता था। तो दिल्ली कब्जा कर ली, उत्तर प्रदेश कब्जा कर लिया, बिहार का बहुत बड़ा पोर्शन कब्जा कर लिया, मध्य प्रदेश का एक पोर्शन कब्जा कर लिया, तो बहुत बड़ा काम तो हो ही गया था। लेकिन बहादुर शाह जफर बूढ़ा था। अभी क्या हुआ, जब दिल्ली पर ये पुनः वापस आए, दिल्ली पर पुनः वापस आए, तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के 2 बेटों की हत्या कर दी और एक पोते की हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर के जब बेटों की हत्या हो गई और पोते की हत्या हो गई, तो बहादुर शाह जफर टूट गया, क्योंकि बूढ़ा तो ऑलरेडी था। बहादुर शाह जफर टूट गया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, उसको रंगून भेज दिया इन्होंने, उसको रंगून भेज दिया। रंगून में ही वो मर गया, उसको रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर चूंकि चीफ कमांडर हुआ कर, सम्राट के नाम से सब कुछ हो रहा था, और सम्राट चूंकि टूट गया और सम्राट को कैद कर लिया गया,
तो अब जाहिर सी बात है कि आंदोलन तो कमजोर होना ही था। इधर इस तरफ लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, झांसी और बिहार, इन क्षेत्रों पर भी कब्जे हो गए। मेन चीज जो थी वो कानपुर थी। 5 जून सन 1857 को 5 जून 1857 को कानपुर छीन लिया गया अंग्रेजों के हाथों से। और अंग्रेजों की जान कानपुर में बसा करती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया उन्होंने बनाया था कानपुर को, और कानपुर में वो पूरे क्षेत्र में जो शासन कर रहे थे वो कानपुर से कर रहे थे। तो कानपुर जैसे ही हाथ से छीना है वैसे ही अंग्रेजों की कमर टूट गई। और कानपुर में हुआ क्या कि उस समय कानपुर के पेशवा हुआ करते थे नाना साहब। नाना साहब कानपुर के पेशवा हुआ करते थे, इनकी पेशवाई छीन ली थी अंग्रेजों ने। तो अभी क्या हुआ कि जब सैनिकों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया तो नाना साहब को पुनः पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहब की अध्यक्षता में काम होने, नाना साहब का जो पूरा नाम था वो धोंदू पंत था। धोंदू पंत, नाना साहब का नाम धोंदू पंत था, नाना साहब उनकी उपाधि थी धोंदू पंत। और धोंदू पंत यानी कि नन्या, इनके साथ एक इनका सिपहसालार हुआ करता था तात्या टोपे। इनका सिपहसालार होता था तात्या टोपे। तात्या टोपे और इन्होंने दोनों ने मिल पता नहीं, तो तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया। और पेशवा ये चूंकि घोषित हो चुके थे इसलिए अब इन्होंने शासन करना यहां शुरू कर दिया। लेकिन भैया उधर सर कैम्पबेल अंग्रेजी सेना लेकर सितंबर में कानपुर पर उसने चढ़ाई कर दी, कानपुर को उसने कब्जा कर लिया। नाना साहब तो नेपाल निर्वासित हो गए, नाना साहब नेपाल निर्वासित हो गए। अब बचे तात्या टोपे। तात्या टोपे भागकर चला गया रानी लक्ष्मीबाई के पास, क्योंकि भाई राजा तो ओरछा में बैठता था। हाँ, ओरछा में रानी जो थी वो ओरछा की रानी थी। झांसी में केवल एक दुर्ग था, तो ओरछा की सत्ता यहां भी लगा करती थी। अब यहां से तात्या टोपे गए तो ओरछा चले गए। वो ओरछा में रानी लक्ष्मीबाई से मिले। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे दामोदर, रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को इन्होंने मानने से मना कर दिया अंग्रेजों ने। दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र जो गोद लिया हुआ था, गोद लिए हुए बेटे को गद्दी पर मानने से डलहौजी ने मना कर दिया था कि भाई हम इसको बेटा नहीं मानते। और इनके पति की मृत्यु हो गई थी गंगाधर राव की। जब इनका ये सिस्टम बना तो ये जब तात्या टोपे मिल गया जाके वहां, तो तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई फिर से खड़ी हो गई और तात्या टोपे के साथ मिलकर उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद झांसी पर कब्जा कर लिया। जब झांसी पर कब्जा हो गया तो सिंधिया ने धोखा दे दिया, ग्वालियर के राजा सिंधिया ने धोखा दे दिया और उसने पूरी जासूसी करवाई। वो अंग्रेजों के साथ मिल गया जाके और रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवा दी। रानी लक्ष्मीबाई ने जब ग्वालियर से मदद मांगी तो ग्वालियर ने मदद देने से मना कर दिया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन ग्वालियर के राजा ह्यूरोज से मिल गए। ह्यूरोज मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था उससे मिल गए। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कुछ। उसने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है। उधर बरेली में खान बहादुर खां ने कब्जा कर लिया। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह वहां के जमींदार हुआ करते थे। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह वहां के जमींदार हुआ करते थे।
उन्होंने कब्जा कर लिया और विद्रोह का झंडा फहरा दिया। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने कब्जा कर लिया। लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेज ने सारे विद्रोह सभी जगह के समाप्त कर दिए और फिर बाद में कब्जा किया। ठीक, 1857 की क्रांति के हारने के इतना बड़ा विद्रोह हो गया था, कब्जे हो गए थे, अंग्रेज यहां से भाग गए थे, दूसरी जगहों पर शरण ले ली थी। फिर हारने के कारण क्या थे? हारने के कारणों पर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो पहली बात तो यह आती, दक्षिण भारत ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। ऊपर पंजाब और हरियाणा और कश्मीर ने भाग नहीं लिया, बंबई और मद्रास ने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद अंग्रेजों के साथ मिल गया, राजस्थान में केवल 2 स्थानों पर आंदोलन हुआ था, कोटा और अलवर, इसके अलावा कहीं पर राजस्थान ने भाग नहीं लिया। ग्वालियर का सिंधिया इनके साथ मिल गया, हैदराबाद का सलार जंग निजाम इनके साथ मिल गया, भोपाल की बेगम इनके साथ मिल गई अंग्रेजों के साथ, नेपाल का जंग बहादुर इनके साथ मिल गया। इन भक्तों, ये सब भक्त हो गए थे अंग्रेजों के, इन भक्तों के ऊपर चूंकि कैनिंग था उस समय, कैनिंग ने क्या टिप्पणी की? उसने कहा इन शासकों एवं सरदारों ने, जो इसके साथ थे, इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रौधकों का कार्य किया, तरंग रौधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया था। तरंग रौधकों का कार्य किया, अन्यथा इस आंदोलन ने, इस क्रांति ने हमको एक झोंके में ही बहा दिया था। दूसरा बड़ा कारण था धन। भारतीयों के पास धन का अभाव था, जिसकी वजह से वो हथियार नहीं खरीद पाते। तो इन्होंने शुरू में जितने हथियार लूट लिए अंग्रेजों के, उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी सप्लाई कहां से होगी? ये बनाना तो कुछ जानते नहीं थे। और इनके भारतीय जो देसी तमंचा बनता था या देसी बंदूक बनती थी, उसमें इतनी जान नहीं थी। नाना साहब ने एक बार कहा भी, अपनी बंदूकों और उनकी बंदूकों के कंपैरिजन करते हुए कहा, यह नीली टोपी वाली राइफलें, अंग्रेजों की जो राइफल थी, यह नीली टोपी वाली राइफलें तो गोली चलने से पहले ही मार देती हैं। अंग्रेजों को हथियारों की टिप्पणी कर रहे थे वो। दूसरा बड़ा कारण था कि शिक्षक वर्ग या शिक्षित वर्ग, जो बौद्धिक वर्ग भारत का हुआ करता था, उसने भाग नहीं लिया इसमें, केवल लेबर क्लास ने भाग लिया। उसने भाग नहीं लिया था और जिसके कारण नेतृत्व तो भारत में नहीं मिल पाया। तीसरा कारण था भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये जो आंदोलन पूरा हो रहा था, कोई झांसी जीतना चाहता था, तो कोई लखनऊ जीतना चाहता था, तो कोई इलाहाबाद जीतना चाहता था, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं करना चाहते थे। केवल हवा में जैसी हवा आई तो ये सब झोंके की तरह कब्जा कर करके बैठ गए। इनमें सब में यूनिटी नहीं बन पाई, तो ये अलग अलग स्थानों पर अपने अपने प्रतिशोध ले रहे थे, अपने अपने आंदोलन कर रहे थे। ये इकट्ठे होकर आंदोलन नहीं कर रहे थे। फिर गद्दारों की बात। गद्दारों में, इस आंदोलन का में सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई कहा जाता है तो वो था ग्वालियर का सिंधिया परिवार। ग्वालियर का सिंधिया परिवार पटियाला, जिंद और हैदराबाद के राजा, पटियाला, जिंद और हैदराबाद के राजा, ये सब गद्दार हुआ करते थे। सिंधिया के बारे में कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा, यह सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह सिंधिया
भी अगर विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत के सैनिकों में अनुभव की कमी थी, युद्ध संचालन की कमी थी, संगठन की कमी थी। हमारे सैनिक दुर्बल सैनिक हुआ करते थे, हमारे पास रसद सप्लाई नहीं हो पाती थी, मेरे पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, बस हो रहा था, लोग उधम मचा रहे थे और हो रहा था, कब्जे हो रहे थे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम करना क्या चाहते हैं। सामान्य जनता इसमें शामिल हुई ही नहीं कभी। ठीक, हमारे पास आवागमन और संचार के साधन भी नहीं थे, एक दूसरे पर कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आंदोलन कर रहे थे। ये कारण था जिसकी वजह से हम 1857 की क्रांति हार गए। ठीक है, परिणाम क्या निकले इस आंदोलन के? परिणाम ये निकला कि कंपनी का शासन भारत में हुआ करता था, अंग्रेज महारानी ने कंपनी के शासन को हटाकर अब स्वयं कब्जा कर लिया भारत में और कंपनी को बर्खास्त कर दिया। कंपनी केवल और केवल व्यापार करने के लिए छोड़ दी गई, शासन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। जिन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की उनको बड़े बड़े राज्य दे दिए गए, उनके ऐशो आराम बढ़ा दिए गए। एक और जो बड़ा काम किया गया कि अंग्रेजी सेना में सवर्णों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, उच्च जाति का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। उनको ये लगा कि ये उच्च जाति के लोग ज्यादा दिमागी होते हैं और ये आंदोलन भड़काते हैं, चूंकि शुरुआत मंगल पांडे ने की थी, एक ब्राह्मण था, तो इनको ये समझ में आया कि जितने उच्च जाति के लोग यहां पर थे हमारी सेना में, इन्होंने ही अलग अलग जगहों पर सबको भड़काया और नेतृत्व किया, इसलिए उच्च जाति का भर्ती सेना में बंद कर दी गई। और जहां कहीं भी सेना रखी गई, अब पूर्ण रूप से भारतीय सैनिक नहीं रखे गए, अब रेशियो में रखे गए। अगर 2 सैनिक भारतीय हैं तो 1 सैनिक अंग्रेज भी होना चाहिए। और अंग्रेजों की जो बटालियन थी वो दूसरे कंट्रियों से, कई जगह उनके कब्जे थे, तो दूसरे कंट्रियों से सेना भारत में भेज दी गई और भारतीय सैनिकों को दूसरी जगह पे भेज दिया गया, ताकि इनकी जो एक दूसरे की राष्ट्रीयता है वो समझ में ना आवे। इनको केवल एक बात समझ में आवे, गोली चलानी तो गोली चलाओ, खाओ पियो पड़े रहो, बाकी सब दिमाग लगाने का काम बंद कर दो। तो इन्होंने 2:1 का रेशियो या 3:1 का रेशियो, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे वहां 2:1 का रेशियो, और जो बाकी प्रांत हुआ करते थे वहां पर 3:1 का रेशियो, 3 भारतीय 1 अंग्रेज, और जहां प्रेसिडेंसी टाउन थे वहां पर 2 भारतीय और 1 अंग्रेज, ऐसा रेशियो बनाया ताकि आंदोलन कभी भड़क ही ना पाए, ये सब इकट्ठे ना हो पाए। उसके अलावा भारत में शासन करने के लिए भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय घोषित कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, अब तो रानी का शासन हो गया। रानी के शासन का मतलब है कि अब उसका प्रतिनिधि बैठेगा, तो प्रतिनिधि वायसराय को कहते हैं, तो उसका नाम गवर्नर जनरल कम वायसराय हो गया, तो अब वो वायसराय कहलाने लगा। उस वायसराय की मदद करने के लिए एक सचिव, जिसको हम लोग यहां पर मिनिस्टर कहते हैं, एक सचिव नियुक्त कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई सांसद होता था जो इसको गवर्न करता था, इसकी रिपोर्टिंग, वायसराय की रिपोर्टिंग पूरी उसके पास होती थी, सचिव के पास। मंत्री होता था, भारत के लिए एक मंत्री ब्रिटेन ने अपॉइंट कर दिया, ठीक, कि भारत को तुम देखो। चूंकि उनका पूरे संसार में बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा था, तो उनके जो सांसद हुआ करते थे उनको अलग अलग कंट्रियों का मंत्री घोषित कर देते थे कि तुम उस कंट्री को देखो, और वहां पर वायसराय भेजा करते थे। और इसकी जो भारत मंत्री हुआ, यानी कि सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया हुआ, उसकी मदद करने के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बना दी, एक काउंसिल बना दी। उन 15 सदस्यों में 7 सदस्यों का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करते थे, कंपनी के डायरेक्टर जो ऑलरेडी थे, और 8 सदस्यों का अपॉइंटमेंट सरकार करती थी। ठीक, अंग्रेजों ने फिर से व्यवस्था बनाने की कोशिश की। जिन लोगों ने विद्रोह किए थे या जिन लोगों के कारण जिन कारणों से विद्रोह हुए थे, उनकी जमीनें वापस लौटा दी गई। बोले तुम खाओ पियो और पड़े रहो क्योंकि तुम विद्रोह करते हो। तो जिन्होंने विद्रोह किए थे या जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने वैसा का वैसे ही रखा। अब नए युग की शुरुआत हो गई। अब उन्होंने भारत के लोगों पर कब्जा करने के बजाय, साम्राज्य विस्तार के बजाय, अब उन्होंने यहां से धन का ड्रेनेज शुरू कर दिया।
कि हम भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, बहुत ज्यादा लोग हैं। ब्रिटेन में तो अगर पूरा भारत हमला कर देता उस समय, भारत एक हो जाता तो ब्रिटेन तो पता नहीं कहां चला जाता और कब चला जाता। मुट्ठी भर लोग ब्रिटेन में रहते थे और इतने बड़े भारत छोड़ो, इतने बड़े संसार पर कब्जा करके उन्होंने रखा था। तो उनको समझ में आया कि भारत पर कब्जा नहीं किया जा सकता, बहुत लंबे समय तक भारत में टिका नहीं जा सकता, क्योंकि धार्मिक आर्थिक सिचुएशन यहाँ की अलग है। अब एक काम करो, यहां से धन केवल माइग्रेट कर लो, जितना लूट पाओ उतना भारत को लूटो और इनको पैदल कर दो। तो उन्होंने 1857 के बाद 1858 से केवल धन को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और यहां के ठेकेदारों, यहां के जमींदारों, यहां की सामंती व्यवस्था को बनाए रखा। 4 लोगों को भोजन भरपेट खिलाया और खूब उनको ऐश करवाई और उन 4 लोगों से वसूली करवाई और जनता को पैदल कर दिया। 1861 में एक एक्ट पास किया उन्होंने, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो उनके अपने बहुत खास भारतीय हुआ करते थे उनको उसमें शामिल करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये एक प्रयास था जहां से शुरुआत हुई। ठीक है, ये आपका 1857 की क्रांति समाप्त हो गई।